हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। नीट की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का काम हम भी कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं जो चैप्टर लेके आया वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसका पहला पार्ट होगा आज इस चैप्टर का। इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का बेस, मतलब कि डीएनए का स्ट्रक्चर। और ये जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को थोड़ा सा 11th क्लास में भी पढ़ाया गया था, जहां पे आपने बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड को देखा होगा। बेसिकली हमको इस चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करना है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए और आरएनए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। आप प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड आपको दो तरीके के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा डीएनए और एक आपको देखने को मिलेगा आरएनए। दोनों में थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस है, उसकी भी हम बात करेंगे। डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये दो चीजों में आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों क्या है। तो बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले पहली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं पहले। सी, न्यूक्लिक एसिड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास दो तरह के हैं। एक आपको मिल जाएगा डीएनए। व्हाट? डीएनए मतलब कि डिऑक्सी डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वेट। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके। और दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास है वो है आरएनए। क्या है? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए में ये जो डिऑक्सी वर्ड है इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी हम समझेंगे अभी जब आगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या है। एक लॉन्ग पॉलीमर है। क्या है? लॉन्ग पॉलीमर है। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? जो किसी एक रिपीटेटिव यूनिट से मिलके बने होते हैं। अगर न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है तो ऑफ कोर्स इसका एक मोनोमर होगा, मतलब एक इसका स्ट्रक्चरल यूनिट होगा। ठीक है, उस यूनिट की भी हम बात करेंगे और उस यूनिट को ही हम धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे, उसको समझेंगे। तो अगर हमारे पास दो तरह के डीएनए है, मतलब न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए। तो ऑफकोर्स डीएनए भी क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। और आरएनए भी क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। मतलब डीएनए भी एक पॉलीमर होगा और आरएनए भी एक पॉलीमर है। तो ये आखिर किसके पॉलीमर है, इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? इज अ पॉलीमर। इज अ पॉलीमर। ओके। वहीं पे अगर ये न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है तो इसका एक मोनोमर भी होगा। मतलब कि मोनोमर क्या होता है? जिससे ये बार बार मिलके बना है। इसका जो मोनोमर होता है स्टूडेंट्स, वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर है? उसी तरह अगर हम डीएनए की बात करें, ठीक है, इसकी, अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए की, तो डीएनए इज ऑल्सो न्यूक्लिक एसिड। इसको हम बोलते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर। इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर। और इसका भी तो एक मोनोमर होगा। इसका भी एक मोनोमर होगा। तो ये भी क्या है? इसका मोनोमर क्या होगा? इसका मोनोमर होगा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड।
ठीक है। इसी तरह आरएनए भी क्या है, इज अ पॉलीमर, तो उसका मोनोमर क्या होगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। तो हमने अब ये जान लिया कि न्यूक्लिक एसिड एक लॉन्ग पॉलीमर है और वो एक मोनोमर से बना है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब इस न्यूक्लियोटाइड को ही हमें स्टडी करना है, ठीक है, इस न्यूक्लियोटाइड को हमें स्टडी करना है। तो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड के चेन से मिलके बना है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जैसे सपोज कि आपके पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, फिर एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर एक न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड के चेन से मिलके क्या बना है, न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है, ठीक है। तो हमको इसी को स्टडी करना है, इसी को स्टडी करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो इसकी स्टडी करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट जो है, पहला जो कंपोनेंट है वो है पेंटोज शुगर। क्या है, पेंटोज शुगर, जो कि होता है कौन सा, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है। मतलब कि 5 कार्बन का ये कंपाउंड होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर बोलते हैं। और इस 5 कार्बन जो कंपाउंड है इसको हम क्या, इसका क्या नाम है, राइबोज शुगर नाम है, ठीक है। तो राइबोज शुगर ये इसका पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा जो कंपोनेंट है जो आपको याद रखना है वो है नाइट्रोजनस बेस। क्या है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक। इसको भी हम अलग से डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो है वो है फोस्फेट ग्रुप, फोस्फेट ग्रुप। ये तीन चीजों से मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है और फिर उसी तरह के कई सारे न्यूक्लियोटाइड बच्चों जुड़ते जाते हैं और फाइनली न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अभी हो सकता है आपको ये तीन टॉपिक अच्छे, ये जो तीन मैंने आपको कंपोनेंट बताए हैं अभी आपको अच्छे से क्लियर ना हो, लेकिन बारी बारी अब इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है। मैंने आपको अभी तक ये बताया है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरीके का है, डीएनए और आरएनए। एकदम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं बच्चों में। तो डीएनए इज आल्सो अ पॉलीमर, आरएनए इज आल्सो अ पॉलीमर। डीएनए क्या है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर डीएनए पॉलीमर है तो इसका मोनोमर क्या है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। और आरएनए अगर पॉलीमर है तो उसका मोनोमर क्या है, राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हमको आना है एक न्यूक्लियोटाइड पे। तो हमने न्यूक्लियोटाइड के अगर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो उसके तीन कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा, पहले मैं मतलब स्क्रीन पे मैंने लिखा है पेंटो शुगर पहला, और दूसरा नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा है फोस्फेट ग्रुप। अब इन तीन कंपोनेंट को बच्चों हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं ताकि आपको न्यूक्लियोटाइड का पहले स्ट्रक्चर समझ में आएगा। जब तक आप न्यूक्लियोटाइड को नहीं समझोगे तब तक आप न्यूक्लिक एसिड कैसे बना पाओगे, ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को। न्यूक्लियोटाइड को स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारे पास यहाँ पे, इट इज पेंटोज शुगर। अब मैंने जैसा आपको बताया कि डीएनए और आरएनए दो चीजें हैं, ठीक है। दोनों के पास पेंटोज शुगर है। अंतर क्या है ये पहले हम समझते हैं, ठीक है। जो मेन डिफरेंस है, ये जो डिऑक्सी वर्ड जो आप देख रहे हैं ना, ये डिऑक्सी वर्ड किसकी वजह से, इस पेंटोज शुगर की वजह से। आइए समझते हैं। पहला अगर आप इमेज देख रहे होंगे तो ये आपके पास क्या है, एक पेंटोज शुगर है। दिस इज अ पेंटोज शुगर। देखिए पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन, तो इसका जो पहला कार्बन है वो यहां पे आएगा। देखिए नंबर 1 लिखा है, पहला कार्बन। यहां पे ये दूसरा कार्बन आता है, ठीक है। यहां पे ये तीसरा कार्बन है, ये दिस इज द थर्ड कार्बन। यहां पे ये फोर्थ कार्बन है, और ये रहा आपका फिफ्थ कार्बन। तो टोटल 5 कार्बन है। क्लियर है ये चीज। तो राइबोज शुगर जो होता है जिसके पास 5 कार्बन है, आप देख सकते हैं यहां पे OH लगा है, H लगा है, ठीक है। एच ओ एच, एच ओ एच, इस तरह से सारी चीजें लगी हुई हैं। तो ये आपको राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। अब राइबोज शुगर और डिऑक्सी राइबोज शुगर में क्या डिफरेंस है, इस चीज को आप समझिए पहले। जैसे ही आप बगल वाले स्ट्रक्चर पे आएंगे, बगल वाले स्ट्रक्चर पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको इन दोनों स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा, और वो जो डिफरेंस है वो है सेकंड कार्बन पे। अगर आप राइबो शुगर का सेकंड कार्बन ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे आपको OH ग्रुप नजर आ रहा होगा सेकंड कार्बन पे।
लेकिन अगर आप यही चीज बगल वाले डायग्राम में मतलब कि डिऑक्सी राइबोज में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहां से ओ एच गायब है, केवल प्रेजेंट है एच। तो सेकंड कार्बन से हमने क्या कर दिया, ओ को रिमूव कर दिया है, ओ को रिमूव कर दिया है, मतलब उसको डीऑक्सीडाइज कर दिया है, इसलिए इसे क्या नाम पड़ गया, डीऑक्सी। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये पहला प्राइमरी डिफरेंस है। ठीक है, कि उसको डीऑक्सी क्यों बोलते हैं और उसको राइबो क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो हमने सेकंड कार्बन से एक ओ को रिमूव कर दिया और नाउ इट इज नोन एज डीऑक्सी राइबो शुगर। क्लियर है, तो बस दोनों में ये डिफरेंस है। अभी और भी डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको पेंटो शुगर जो पहला कंपोनेंट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बच्चों किसकी, नाइट्रोजनस बेस की। किसकी, नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस भी बच्चों आपको दो तरीके के मिलेंगे। पहला है प्यूरिन। ठीक है, द फर्स्ट वन इज प्यूरिन, प्यूरिन। और सेकंड है पिरिमिडीन। सेकंड इज पिरिमिडीन। ठीक है, बायोलॉजी में हम लोग को बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है, हम लोग केवल उसके नाम याद रखने हैं, स्ट्रक्चर आप केमिस्ट्री में उसको आराम से डील कर सकते हो। तो हमारे पास बच्चों जो नाइट्रोजनस बेस है दो तरह के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब प्यूरिन में भी दो आते हैं। ठीक है, प्यूरिन में भी आपको दो पढ़ने को मिलेंगे। एक आप पढ़ोगे एडेनिन। ठीक है, एडेनिन। और दूसरा पढ़ोगे गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन, ये दो होते हैं हमारे पास क्या, प्यूरिन। दूसरी अगर हम पिरिमिडिन की बात करें तो पिरिमिडिन में आपको मिल जाएगा यहां पे साइटोसिन। ठीक है, देन यूरासिल और इसके अलावा थाइमिन। इसके अलावा थाइमिन। तो ये दो नाइट्रोजनस बेस होते हैं बच्चों हमारे पास। इतना क्लियर है आप लोग सबको। ठीक है, क्या होते हैं, दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अब मेरी बात आप ध्यान समझिए, अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसको एक बार फटाफट मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं जल्दी से। हमने स्टार्ट किया था वीडियो को न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, डीएनए आरएनए। ठीक है, डीएनए आरएनए दे बोथ आर पॉलीमर, दे बोथ आर पॉलीमर। और इन दोनों के जो मोनोमर है वो क्या है, डीएनए का है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और आरएनए का है राइबो न्यूक्लियोटाइड। इतना क्लियर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर पे। और न्यूक्लियोटाइड के हमने तीन कंपोनेंट पढ़े। पहला, ठीक है, अब मेरे साथ रिकॉल करिए, पहला है पेंटो शुगर। ठीक है, दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। तो पहला जो पेंटो शुगर था, जो राइबो शुगर था, उसको हमने पढ़ा और दोनों में आपको डिफरेंस बताया कि अगर डीएनए का राइबो शुगर है तो वो कैसा दिखेगा और अगर आरएनए का राइबो शुगर है तो वो कैसा दिखेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस मैंने आपको बताया दो तरीके हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में दो आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन में भी दो आते हैं, सॉरी तीन आते हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ठीक है, अब इसमें से क्या है बच्चों, एक चीज ध्यान रखना है आपको, जो साइटोसिन है, जो साइटोसिन है, ठीक है, साइटोसिन इज कॉमन इन बोथ डीएनए, इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ये आपको दोनों में मिल जाएगा साइटोसिन। ठीक है, लेकिन मामला पेज कहां फंस रहा है, पेज फंसता है यूरासिल और थाइमिन के बीच में। यूरासिल जो है इट इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, केवल ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और थाइमिन कहां प्रेजेंट होता है, थाइमिन प्रेजेंट होता है केवल और केवल डीएनए में, केवल और केवल डीएनए में। मतलब अगर आप डीएनए से आगे चल के आप देखोगे कि हम डीएनए से आरएनए को बनाते हैं, डीएनए से आरएनए को बनाते हैं। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है बच्चों, तो डीएनए के स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट होगा, थाइमिन प्रेजेंट होगा। और जहां जहां थाइमिन प्रेजेंट होगा डीएनए में, ठीक वहीं पे उसकी जगह जब आरएनए बनेगा तो थाइमिन की जगह आ जाता है यूरासिल। क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। क्लियर आपको। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हमारे पास प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं। शॉर्ट में आगे चल के हम एडेनिन को ए लिखेंगे, गुआनिन को हम लोग जी लिखेंगे, और साइटोसिन को हम लोग सी लिख रहे होंगे, यूरासिल को यू लिख रहे होंगे, और थाइमिन को टी लिख रहे होंगे। शॉर्ट में हम इसको लिखते चलेंगे। अब बात ये आती है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है,
ये जुड़ता कहां पे, उस पेंटो शुगर से, उस राइबो शुगर से कहां पे जुड़ता है। ठीक है, ये चीज अब आपको समझनी है। और एक चीज मैं आपको और यहां बताता चलूं कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो जब पेंटो शुगर से जुड़ता है, ठीक है, तो एक चीज बनाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अभी आपने दो कंपोनेंट पढ़े हैं। पहला आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? पेंटो शुगर। ठीक है, क्या पढ़ा? पेंटो शुगर। जस्ट वेट, मैं जरा पानी पी लूं। तो पहला आपने पढ़ा पेंटो शुगर, पेंटो शुगर, और दूसरा आपने पढ़ा नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रो सपोज ये क्या है, ये हमारे पास राइबो वो है, राइबो शुगर है, पेंटो शुगर है। तो जो नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है इससे, और जैसे ही पेंटो शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है बच्चों, ये एक चीज बनाता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड वो है जो तीनों से मिलकर बना है, पेंटो शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से, और फोस्फेट ग्रुप से। लेकिन अगर अभी फोस्फेट ग्रुप नहीं है, केवल ये दो चीजें हैं, न्यूक्लियोटाइड और हमारे पास ये नाइट्रोजनस बेस, तो इतने स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे होंगे? न्यूक्लियोसाइड बोल रहे होंगे। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए। अब हम न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें, आपके पास, मैंने भी आपको बताया, आपके पास एक पेंटोस शुगर है। ठीक है, क्या है? पेंटोस शुगर है। मैं कॉमनली बात कर रहा हूं डीएनए आरएनए दोनों की, ठीक है, इसलिए मैं पेंटोस शुगर लिख रहा हूं। जैसे ही इस पेंटोस शुगर से क्या जुड़ता है? नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है बच्चों। तो इतने स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं करना, न्यूक्लियोटाइड अलग वर्ड है, न्यूक्लियोसाइड अलग वर्ड है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज और समझते हैं। जब हमारा जो पेंटो शुगर है नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है, तो वो लिंक करता है कहां पे? जो उसका पहले कार्बन का। ठीक है, देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक, इस तरह से सपोज ये हमारे पास एक पेंटो शुगर है। इसका ये जो पहला कार्बन है, पहले कार्बन पे लगा है OH और H लगा है। तो इस OH के साथ, ठीक है, इस OH को के साथ यहां पे कौन जुड़ता है? नाइट्रोजनस बेस टू द OH। ठीक है, कैसे? टू द OH यहां जुड़ता है। और ये जो बॉन्ड बनता है यहां पे, ये जो यहां पे बॉन्ड बनता है, इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं जब क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक पेंटोस शुगर है, ये हमारे पास एक पेंटोस शुगर है। ठीक है, इस पेंटोस शुगर में जो पहला कार्बन था, फर्स्ट कार्बन के OH पे आके जुड़ जाता है कौन? नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आरएनए है तो यूरासिल भी हो सकता है। इतने कोई भी नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ सकता है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूं मैं। और जब जुड़ेगा बच्चों, तो हमने एक चीज और मैंने आपको बताई कि क्या बनेगा? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, राइबो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब न्यूक्लियोसाइड के नाम भी होंगे भाई, अगर एडेनिन जुड़ गया तो क्या नाम होगा, गुआनिन जुड़ गया तो क्या नाम होगा, तो इन सबके नाम भी हैं। ठीक है, इसको भी समझते हैं हम लोग। देखिए, आपको और अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी यहां पे। लेट मी रेज दिस। सपोज कि हमारे पास क्या है यहां पे? एक डिऑक्सी डिऑक्सी राइबो शुगर है, डिऑक्सी राइबो शुगर। ठीक, डिऑक्सी राइबो शुगर है, मतलब ये डीएनए बनाएगा। अब अगर इससे आकर के, ठीक है,
क्या जुड़ता है? एडेनिन। क्या जुड़ता है? इससे अगर आकर के बच्चों नाइट्रोजनस बेस से इससे अगर आकर के एडेनिन जुड़ गया, यहां पे क्या जुड़ गया? एडेनिन। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एडेनोसिन, सॉरी डिओक्सी राइबो, डिओक्सी राइबो नहीं, डिओक्सी एडेनोसिन, डिओक्सी एडेनोसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिओक्सी एडेनोसिन बोलेंगे। और अगर इसी की जगह अगर यहां पे राइबो शुगर होता, अगर यहां पे राइबो शुगर होता, ठीक है, और यहां पे अगर एडेनिन जुड़ा होता, यहां पे अगर एडेनिन जुड़ा होता, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडेनोसिन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? एडेनोसिन। इसको क्या बोलेंगे? एडेनोसिन बोलेंगे। ये चीज क्लियर है? फिर से समझिए ध्यान से। डिओक्सी राइबो शुगर जो डीएनए बनाएगा उसके साथ अगर एडेनिन जुड़ा है तो उसको बोलेंगे डिओक्सी एडेनोसिन, और अगर राइबो शुगर के साथ एडेनिन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे एडेनोसिन बोलेंगे केवल। अब इसी तरह अलग अलग है, इसी तरह बच्चों क्या है? अलग अलग है। जैसे जैसे समझते हैं, देखिए आपको मैंने अभी क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हमारे पास अगर एडेनिन लगा है तो हम एडेनोसिन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर यहाँ पे गुआनिन लगा होता, तो गुआनिन अगर लगा होता तो हम अगर डिओक्सी के साथ लगा है तो बोलेंगे डिओक्सी गुआनोसिन, ठीक है। अगर फिर राइबो शुगर के साथ लगा है तो उसको हम बोलेंगे गुआनोसिन। जैसे मान लीजिए यहां से मैं एडेनिन हटा करके यहां पे क्या लगा रहा हूं? गुआनिन लगा रहा हूं, ठीक है। क्या लगा रहा हूं? गुआनिन। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा डिओक्सी गुआनोसिन, डिओक्सी गुआनोसिन। और अगर मैं यहां पे गुआनिन लगा रहा हूं राइबो शुगर के साथ, ठीक है, यहां पे लगा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? गुआनोसिन हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा? गुआनोसिन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है, आई होप आपको क्लियर है। तो अब मैं ऐसे सबका आपको नहीं बना के दिखाऊंगा, लेकिन सबको मैं नाम आपको जरूर बता दे रहा हूं। देखिए अगर इनके साथ है ना, इसके बाद अगर मान लो वो लगता है एडेनिन गुआनिन का, मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पे साइटिडिन लग गया, क्या लग गया? सॉरी, साइटोसिन लग गया, तो साइटोसिन अगर लग गया तो क्या बोलेंगे? साइटिडीन, ठीक है, या फिर डिओक्सी साइटोडीन। अगर यूरासिल लग गया तो बोलेंगे यूरिडीन या डिओक्सी यूरिडीन बोलेंगे। तो इस तरह से हम न्यूक्लियोसाइड को प्रिपेयर करते हैं, राइबो शुगर प्लस हमारा जो क्या होता है जो नाइट्रोजनस बेस होता है। तो इस तरह से आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको दो एग्जांपल करके बताए, मैं आपको नाम भी लिख के दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। साइटोसिन अगर है तो क्या नाम हो जाएगा? साइटिडीन। अगर यूरासिल है तो क्या नाम हो जाएगा? यूरिडीन। ठीक है, और अगर थाइमिन है तो क्या नाम हो जाएगा? थाइमिडीन, थाइमिडीन। इस तरह से, ठीक है, समझ गए? तो ये जो नाम मैंने आपको यहां लिख के दिए ना, साइटिडीन, अगर ये डिओक्सी के साथ लगे होंगे तो उसका क्या नाम हो जाएगा? डिओक्सी साइटिडीन। अगर यूरासिल डिओक्सी के साथ लगा होगा तो क्या नाम हो जाएगा? डिओक्सी यूरिडीन। अगर थाइमिन अगर डिओक्सी के साथ लगा होगा तो क्या हो जाएगा? डिओक्सी थाइमिडीन। तो इस तरह से हम लोग डीएनए वाला न्यूक्लियोसाइड भी बना सकते हैं और आरएनए वाला न्यूक्लियोसाइड भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब फाइनली हम आगे बढ़ते हैं। दो कंपोनेंट हमने पढ़ लिए, अब अगला कंपोनेंट क्या है? नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? वेट, थर्ड कंपोनेंट में यही बता देता हूं आपको। इसमें इरेज दिस। देखिए थर्ड जो कंपोनेंट है वो है फोस्फेट ग्रुप। क्या है? फोस्फेट ग्रुप। ये तीसरा कंपोनेंट है, ठीक है।
मतलब पहला कंपोनेंट क्या था हमारे पास था ये राइबोस शुगर, ये राइबोस शुगर। उसके इस तरफ फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे कौन जुड़ता था? नाइट्रोजनस बेस एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना के। और उसके फिफ्थ कार्बन पे, यहां पे था ना CH2OH, तो इस फिफ्थ कार्बन पे आके जुड़ता है कौन? फोस्फेट ग्रुप। कौन जुड़ता है? फोस्फेट ग्रुप जुड़ता है। When a phosphate group is linked to OH of fifth carbon of a nucleoside, ठीक है, किससे जुड़ता है वो? थ्रू फोस्फोईस्टर लिंकेज। यहां पे जो ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? फोस्फो ईस्टर लिंकेज। फोस्फो ईस्टर लिंकेज बोलेंगे। तो एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसके एक तरफ लगा हुआ नाइट्रोजनस बेस जो कि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ता है, और एक तरफ लिखा है फोस्फेट ग्रुप। फोस्फेट ग्रुप किससे जुड़ता है? फोस्फो ईस्टर लिंकेज से। किससे? फोस्फो ईस्टर लिंकेज से जुड़ता है। और फाइनली ये जाकर के हमारा तैयार क्या हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड। क्या तैयार हुआ? एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया। ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है, फिर से मैं आपको ये चीज समझा दे रहा हूं। ये है हमारा पहला कंपोनेंट विच इज अ राइबो शुगर। ये हमारे पास दूसरा कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो पहला और दूसरे को मिला के क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। और इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फिफ्थ कार्बन पे, राइबो शुगर के फिफ्थ डैश कार्बन पे अगर हम फोस्फेट ग्रुप लगा दें तो क्या बन जाएगा हमारा? फोस्फो ईस्टर लिंकेज से जुड़ करके ये पूरा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो मैं आपको इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख के दिखा देता हूं ये चीज। देखिए, हमारे पास क्या था? हमारे पास राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिला करके बनता था न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बनता था, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड में इसी न्यूक्लियोसाइड में मैंने अगर जोड़ दिया फॉस्फेट ग्रुप तो ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, उसके कौन से तीन कंपोनेंट होते हैं, डीएनए वाला कंपोनेंट मतलब डिऑक्सी वाला कैसे बनता है, और राइबोज वाला कैसे बनता है। एक और डिफरेंस जो डीएनए और आरएनए मैंने आपको बताया वो ये है कि जो नाइट्रोजनस बेस डीएनए में जुड़ता है वो हमारे पास थाइमिन होता है, और ठीक उसकी जगह जो आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है उसकी जगह वो है यूरासिल। बाकी सब दोनों में कॉमन है, एडेनिन दोनों में कॉमन है, गुआनिन दोनों में कॉमन है, साइटोसिन दोनों में कॉमन है, लेकिन थाइमिन और यूरासिल कॉमन नहीं है। डीएनए में केवल थाइमिन मिलेगा और आरएनए में केवल आपको यूरासिल मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब हम समझेंगे कि दो न्यूक्लियोटाइड को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड को हम जोड़ते कैसे, हम इसको अब समझने वाले हैं। ध्यान से देखिए। देखिए हमारे पास जैसे ये एक राइबो शुगर है, ठीक है, यहां पे नाइट्रोजनस बेस है, और ये क्या है? ये है फोस्फेट ग्रुप। ये क्या है? फोस्फेट ग्रुप है। ये इसका है थर्ड कार्बन। यहां पे क्या प्रेजेंट है? थर्ड कार्बन। ठीक, इसके नीचे एक और बना लेते हैं, जोड़ेंगे तो तभी तो जोड़ पाएंगे। अब सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये दूसरा राइबो शुगर है, इसके पास भी क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस, और इसके पास भी यहां पे क्या होगा? फोस्फेट ग्रुप होगा। अब ये जब जुड़ते कैसे हैं? टू न्यूक्लियोसाइड आर लिंक्ड थ्रू 3-5 फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। मतलब यहां पे इसका ये फिफ्थ कार्बन है और यहां पे ऊपर वाले का 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन वाला, ठीक है, किससे जुड़ता है? 3 कार्बन वाला किससे आगे जुड़ेगा? फिफ्थ, सॉरी, फिफ्थ कार्बन वाले के। ये फोस्फेट कहां लगा होता है? फिफ्थ कार्बन पे तो लगा होता है। तो इस तरह से जुड़ता है, फिफ्थ कार्बन पे आके जुड़ता है। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम क्या बोलेंगे? 3
5 डैश फोस्फोडाइस्टर, फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। अभी तक मैं आपको 3 बॉन्ड बता चुका हूं, ठीक है। एक, जो नाइट्रोजनस बेस जब जोड़ा था एन ग्लाइकोसिडिक, दूसरा जब फोस्फेट जुड़ा था फोस्फो ईस्टर, और अब तीसरा बता रहा हूं जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं 3 डैश 5 डैश फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये तीनों बॉन्ड बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम जिस तरह हमने इन दो को जोड़ा, इसी तरह हम कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते चले जाएंगे और आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहां पे कि देखिए क्या है यहां पे, ये थर्ड कार्बन, यहां पे थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन फोस्फेट से जुड़ा है, थर्ड कार्बन फोस्फेट से जुड़ा है, इस तरह से। तो इस तरह से लगातार आप, ये एक स्ट्रैंड, ये पूरा वन स्ट्रैंड है, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। और अगर वो राइबो शुगर है तो आरएनए। तो ये जो एक हमने क्या तैयार कर लिया, एक पूरा स्ट्रैंड तैयार कर लिया, ठीक है। आप फिर से समझ लीजिए, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये हमारे पास राइबो शुगर है, दिस इज राइबो शुगर, ठीक। यहां पे फोस्फेट ग्रुप लगा है ये पूरा, दिस इज फोस्फेट ग्रुप, और यहां पे ये क्या है, दिस इज नाइट्रोजनस बेस। इसी तरह ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, और इसी तरह सारे, इसी तरह सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो मैंने क्या बताया, 3 डैश टू 5 डैश फोस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं दो हमारे क्या, दो न्यूक्लियोटाइड। अब एक सवाल जो हो सकता है आपके मन में आए कि क्या सर यहाँ पे जो जो नाइट्रोजनस बेस लगे हैं, ये क्या कोई फिक्स होता है कि हाँ ए ही जोड़ना है, एडेनिन जोड़ना है? ए का मतलब समझ गए ना आप लोग, ये ए का मतलब क्या है, एडेनिन है यहाँ पे, क्या है, एडेनिन है। टी का मतलब थाइमिन है, जी का मतलब गुआनिन है, सी का मतलब साइटोसिन है, यू का होता तो यूरासिल, ठीक है। अब क्योंकि आप अब अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे टी लगा हुआ है, टी कहाँ पे, डीएनए में लगता है, मतलब ये डीएनए का स्ट्रैंड है, क्या है, डीएनए। और यहाँ पे जो शुगर होगा कौन सा होगा, डिओक्सी राइबो शुगर होगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे समझ गए होंगे। एक चीज अब आपको और समझनी है कि हम अगर एक स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, केवल एक स्ट्रैंड की, ठीक है, तो अब आप एक चीज समझ पाएंगे कि जब एक स्ट्रैंड तैयार होता है तो यहां पे आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। जब ये पूरा क्या है, ये पूरा एक स्ट्रैंड है, ये पूरा एक स्ट्रैंड, ठीक है। आप देख रहे होंगे एक तरफ जो फिफ्थ कार्बन वाला एंड है वो फ्री है, ये देखो क्या है, फिफ्थ डैश फोस्फेट। और एक एंड पे जो 3 डैश वाला एंड है, जो 3 डैश वाला एंड है, ये फ्री है। तो मतलब कि जो एक स्ट्रैंड होता है, एक एंड पे उसका फिफ्थ फिफ्थ डैश वाला कार्बन फ्री होता है, और एक एंड पे उसका 3 कार्बन वाला एंड फ्री होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी होगी जब हम एक वो बनाते हैं, जब हम क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं। क्लियर है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ठीक, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बैकबोन की बात करेंगे, डीएनए की बैकबोन की बात करेंगे। तो डीएनए का अगर हम बैकबोन समझने की कोशिश करें तो देखिए, बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए किसे कहते हैं? अभी आपने एक चीज समझा कि हमारे पास राइबोस शुगर होता है, ठीक, इस तरफ लगा होता है फोस्फेट ग्रुप। अब ये जो कंपोनेंट है, राइबोस शुगर और उसके पास जो फोस्फेट ग्रुप है, यही बनाता है बैकबोन। दिस इज व्हाट, बैकबोन ऑफ डीएनए, ठीक है। जैसे हमारे पास बैकबोन है और पूरी बॉडी उस बैकबोन के सपोर्ट में है, उसी तरह जो डीएनए का बैकबोन है वो ये दो चीजें बनाती है, राइबोस शुगर प्लस फोस्फेट। और इसके साथ, इस बैकबोन के साथ जुड़ा कौन होता है आगे, हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। तो आपको इस डायग्राम में भी ये जो पूरा पोर्शन नजर आ रहा होगा, ये फोस्फेट प्लस राइबोस शुगर, ये है हमारा बैकबोन। दिस पोर्शन इज बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ
डीएनए, इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप कैसे जुड़ते हैं, ठीक है, बैकबोन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे समझते हैं डीएनए वर्सेस आरएनए। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट एट 2 डैश पोजीशन इन द राइबो शुगर। ठीक है, तो ये आपको मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे ये राइबो शुगर है, तो राइबो शुगर का जो सेकंड कार्बन है वहां पे OH प्रेजेंट होता है, और अगर डीएनए है, ठीक है, सॉरी डीएनए में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, ये कहां प्रेजेंट होगा, आरएनए वाले, OH यहां प्रेजेंट होगा, सॉरी यहाँ पे OH नहीं होता, H होता है। ठीक, तो ये तो पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर डीएनए में थाइमिन होता है तो उसकी जगह आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है। दीज आर द टू डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब आगे समझते हैं हम लोग कि देखिए, एक चीज समझते हैं, हमने शुरुआत की थी चैप्टर कहां से, न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, एक चीज मुझे बताइए कि आखिर डीएनए ये न्यूक्लिक एसिड किस वजह से है, इसको हम एसिड क्यों बोल रहे हैं। तो एसिड बोलने का जो रीजन है वो ये है कि जो डीएनए के पास है ना, डीएनए के पास जो फोस्फेट ग्रुप होता है, क्या, फोस्फेट ग्रुप, इसके पास होता है खूब सारे H+ आयन, और ये H+ आयन बहुत इजीली डोनेट कर सकता है। और एसिड की डेफिनेशन तो यही है कि जितना ज्यादा H+आयन डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये फोस्फेट कहां से आया, फोस्फोरिक एसिड से आया, और फोस्फोरिक एसिड से वो आया तो H+आयन उसके पास अच्छी खासी मात्रा में है, तो वो उसको डोनेट कर सकता है। तो इसलिए डीएनए क्या हो जाता है, इस फोस्फेट की वजह से एसिडिक कहलाता है। आगे हम बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं कुछ डिस्कवरीज की कि डिस्कवरीज कैसे कैसे हुई है। भाई ऐसे हवा में तो पता नहीं चल गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना, या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, कैसे कौन काम करता है। तो अब इस चीज को समझिए कि देखिए, डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है, ये हम सबको पता है, और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको पहली बार बताया था किसने, इसको पहली बार बताया था फ्रिडरिच मिश्चर ने इन 1869 में। ठीक है, कब, 1869 में। So DNA as an acidic substance presented in the nucleus was first identified Friedrich Mischer in 1869। ठीक है, और इन्होंने इसको एक नाम भी दिया था, न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन कहा था। भाई न्यूक्लियस से मिलता जुलता वर्ड है तो उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लिन। ठीक है, इसके बाद आ, आगे काम बढ़ता है। अब इसका स्ट्रक्चर भी तो समझना था, तो स्ट्रक्चर समझने के लिए कुछ और साइंटिस्ट आते हैं। इन 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, नीट में पहले ही बहुत ज्यादा पूछा जाता था, अभी भी कभी भी टपक सकता है आपके पेपर में कि भैया डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया है, डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो किसने दिया है। अच्छा, अभी तक हम लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पे नहीं पहुंचे, हम लोगों ने अभी तक एक ही स्ट्रैंड को स्टडी किया है कि एक स्ट्रैंड कैसे बनता है। अब हम धीरे धीरे डबल स्ट्रक्चर पहुंच रहे हैं कि वो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं डिस्कवरीज के बारे में थोड़ा सा, कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, किसकी मदद से दिया था, विल्सन एंड फ्रैंकलिन ने, एक एक्सरे डिफ्रैक्शन था उनका डेटा था, उसकी मदद से उन्होंने ये स्ट्रक्चर को दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो फाइनली अब आपको ये इस स्लाइड से याद रखना है कि वॉटसन एंड क्रिक हैज गिवन द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए। ठीक है, इसके बाद एक चीज आपको और पढ़नी है, चारगव्स रूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दो स्ट्रैंड है, सपोज कि ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड, ठीक है, ये स्ट्रैंड बना, ये स्ट्रैंड बना, अब ये स्ट्रैंड जुड़ेंगे कैसे। ठीक है, यहां पे भी इसके पास नाइट्रोजनस बेस है, यहां पे भी इसके पास नाइट्रोजनस बेस है, तो ये दो स्ट्रैंड जुड़ते कैसे हैं, इसको बताने के लिए आते हैं चारगव, और चारगव्स ने अपने कुछ नियम दिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वॉटसन क्रिक ने मिलजुल करके, चारगव के साथ मिलकर के ये सारी चीजें बताई थी। तो आप इस चीज को भी समझ लीजिए कि चारगव स्टडीड द अमाउंट ऑफ डिफरेंट बेसिस इन द डीएनए। He found that
डबल स्टैंडर्ड डीएनए वहां पे प्यूरीन जो स्ट्रैंड होता है, प्यूरीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू pyrimidine। मतलब एक डीएनए स्ट्रैंड में, डबल हेलिकल स्ट्रैंड में जितना प्यूरीन होगा, प्यूरीन का मतलब एडेनिन गुआनिन, और pyrimidine का मतलब वो साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। यूरासिल को फिलहाल हम हटा देते हैं, हम डीएनए की अगर बात कर रहे हैं तो जितना ज्यादा प्यूरिन होगा उतना ही ज्यादा पिरीमिडीन होगा। मतलब अगर ए है, ठीक है, तो जैसे मान लो अगर इधर से ए आया तो वहां से एक पिरीमिडीन आएगा, यहां से प्यूरिन आया तो वहां से क्या आएगा, एक पिरीमिडीन आएगा। तो इसी को बताते हैं कौन, चारगफ। उन्होंने कहा कि एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू थाइमिन। जितना ज्यादा एडेनिन होगा, मतलब एडेनिन इज प्यूरिन, और उतना ज्यादा थाइमिन होगा, थाइमिन इज पिरीमिडीन, और जितना ज्यादा गुआनिन होगा उतना ही ज्यादा साइटोसिन होगा। मतलब यहां पे चारगफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एडेनिन हर बार किससे जुड़ेगा, जब ये दो स्ट्रैंड ऐसे आएंगे, एक स्ट्रैंड ये एक स्ट्रैंड ये, तो जब ये दो स्ट्रैंड आएंगे तो एक स्ट्रैंड के पास अगर मान लो प्यूरिन है तो यहां से पिरीमिडिन साथ में जुड़ेगा, प्यूरिन पिरीमिडिन, प्यूरिन पिरीमिडिन। ठीक है, तो मतलब अगर इस तरफ से एडेनिन आ रहा है तो इस तरफ से थाइमिन आएगा, इस तरफ से अगर यूरासिल सॉरी साइटोसिन आ रहा है तो इस तरफ से गुआनिन आएगा। तो यहां पे इन्होंने यही चीज बताया है कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ थाइमिन, एंड द अमाउंट ऑफ गुआनिन इज अमाउंट ऑफ साइटोसिन। देयरफॉर ए अपॉन टी का रेशियो क्या होगा, 1, और जी और सी का रेशियो भी क्या होगा, 1। और यही है चारगफ्स रूल। मतलब अब आपको यह समझना है कि ये स्ट्रैंड के साथ अगर यहां पे जी लगा है, ठीक है, तो जब दूसरा स्ट्रैंड आएगा तो इसके साथ यहां पे क्या लगा होगा, सी लगा होगा, और जी और सी मिलके ही साथ बॉन्ड बनाएंगे। अगर दूसरी तरफ यहां पे मान लो ए है तो यहां से क्या आएगा, यहां से टी आएगा, यहां से क्या आएगा, टी आएगा इस तरह से, और इस तरह से दोनों स्ट्रैंड मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, मिलते हैं। क्लियर है ये चीज आपको, तो ये चारगफ्स रूल है। अब ओवरऑल हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ बेसिक फीचर्स को देख लेते हैं कि क्या क्या बेसिक फीचर्स हो सकते हैं इनके पास। मतलब कि एक डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो फाइनली वॉटसन क्रिक और चारगफ्स ने मिल करके बताया, उसमें फीचर्स क्या क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो पहले फीचर की अगर हम बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हमने अभी वहां क्या देखा था, एक एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखा था। जैसे ये क्या था, दिस वाज वन न्यूक्लियोटाइड चेन, दिस इज वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक इसके साथ ठीक इसके साथ एक और चेन होती है, एंटी पैरेलल। ठीक है, जैसे ये 5' to 3' जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो ठीक इसके सामने एक और ऐसी ही चेन होगी जो कि कैसे जाएगी, 5 to 3 ऐसे, 5' to 3' एंटी पैरेलल। बोथ आर एंटी पैरेलल। जैसे ये अगर है तो ये ऐसे होगा, एंटी पैरेलल चेन्स होती हैं, बोथ आर एंटी पैरेलल चेन्स। तो पहला जो फीचर है वो ये है कि द टू चेन्स, जो कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फोस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। मतलब कि पहला फीचर मैं आपको ये बता दूं कि दो एंटी पैरेलल चेन्स होती हैं इस तरह से। एक अगर 3' to 5' है तो उसके सामने अपोजिट में एक और चेन होगी, 3' to 5'। एंटी पैरेलल चेन्स क्या होंगे, एंटी पैरेलल चेन्स होंगी। ठीक है, और इनके पास जो बैकबोन है, जो बैकबोन है वो किसका बना होगा, वो बना होगा शुगर, मतलब कि राइबो शुगर प्लस फोस्फेट ग्रुप का। ठीक है, दूसरी बात आपको ये समझनी है, दूसरा फीचर हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, जैसा मैंने अभी आपको बता दिया यहां पे। ठीक है, एनसीईआरटी में सेकंड पॉइंट में लिखा है 3' to 5', और यहां पे उल्टा 3' to 5' इस तरह से एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। तीसरी चीज अगर हम डिस्कस करें, लेट मी इरेज दिस स्पेस, नहीं मेरे पास,
ठीक है, थर्ड बात को डिस्कस करते हैं डीएनए के बारे में। थर्ड बात, तीसरी बात क्या है? द बेस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग द बेस पेयर। मतलब ये है कि हमारे पास जो शुगर है, सपोज ये शुगर है और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस है, अपोजिट साइड में जो दूसरी स्ट्रैंड होगी उसके पास भी यहां पे शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा। तो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ये किससे जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपके पास टोटल 4 बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, मैंने अभी तक आपको 4 टोटल बॉन्ड बता दिए, अब एक और नया बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो एक चीज अब आप और समझ लीजिए कि अगर दो, एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया, दोनों तरफ से जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। इससे जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। वहीं पे एक चीज आप और समझ लीजिए, अगर अगर यहां पे एडेनिन लगा है तो इधर से क्या आएगा? इधर से क्या आएगा? थाइमिन, हम सबको पता है। इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और अगर यहां पे सी है और यहां से फिर क्या आएगा? मैंने अभी आपको बताया, यहां से क्या आएगा? जी आएगा। साइटोसिन के साथ क्या जुड़ता है हर बार? गुआनिन जुड़ता है। तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है हाइड्रोजन का। इनके बीच में हर बार ट्रिपल बॉन्ड। अब चाहे जी यहां पे रहे चाहे जी यहां पे रहे, उससे कोई मतलब नहीं। बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा आएगा? ट्रिपल वाला। ठीक है, सो guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bond and adenine is bonded with thymine with 2 hydrogen। ये चीज क्लियर है? ओके, आगे अगर हम बात करें तो द टू चेन्स आर coiled in a right handed fashion। क्या? राइट हैंडेड फैशन। मतलब कि अगर ये एक डीएनए है, ये दोनों मिलके क्या बनाता है? स्ट्रैंड बना रहे हैं। तो राइट हैंडेड फैशन मतलब कि राइट तरीके से, राइट साइड से निचोड़े होंगे ऐसे, है ना? इस तरह से होते हैं ना, राइट साइड से इस तरह से ऐसे घूमे होते हैं, लेफ्ट साइड से नहीं घुमाना है, राइट साइड से ऐसे हेलिकल फॉर्म में होते हैं। तो ये मतलब होता है इसका कि द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। वेट, सो फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो टू चेन्स है ना, टू चेन्स जो है हमारे पास, ठीक, टू चेन्स कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। ठीक है, एक चीज और यहां पे समझ लीजिए, एक वर्ड आता है पिच ऑफ द हेलिक्स इन 3.4 नैनोमीटर। मतलब कि अगर आपके पास एक डीएनए है इस तरह से, ठीक है, यहां से नाइट्रोजनस बेस, 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 इस तरह होगा। ठीक, इस तरह से क्या होगा? आपके पास एक डीएनए होगा। एक, कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, और बना दे रहा हूं मैं यहां पे, 7 8 9 एंड ये हो गया 10। तो डीएनए विथ 10 बेस पेयर, ये क्या है? ये बेस पेयर का मतलब है यहां पे एक नाइट्रोजनस बेस, यहां पे एक नाइट्रोजनस बेस, तो ये हो गया एक बेस पेयर, वन बेस पेयर, वन बेस पेयर। इसी तरह एक जो पूरा एक हेलिक्स है, सपोज ये पूरा एक हेलिक्स है, दिस इज वन हेलिक्स। ठीक है, और अगर इसमें टोटल कितने बेस पेयर अभी आपको दिख रहे हैं? 10 बेस पेयर। कितने? 10 बेस पेयर। तो 10 बेस पेयर वाला जो हेलिक्स है उसको हम क्या, उस इतने को बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं, वन पिच। ठीक है, तो एक पिच में कितने बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर होंगे। और इसकी लेंथ क्या होगी? एक पिच की लेंथ अभी आपको मैं बता दे रहा हूं, विच इज इक्वल्स टू 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर होती है एक बेस पेयर की, सॉरी, एक पिच की लेंथ। ठीक है, फिर से इस चीज को समझते हैं, फिर से इस चीज को समझते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ये एक स्ट्रैंड है। ठीक है, 1 2 3 4
5 6 7 8 9, ऊपर एक बना देते हैं 10। उसी तरह इसके ठीक अपोजिट में एक और आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बेस पेयर है। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इस हेलिक्स को हम बोलेंगे एक पिच बोलेंगे। और एक पिच की लेंथ कितनी बताई मैंने आपको, 3.4 नैनोमीटर। अब आप एक चीज और समझिए, 10 बेस पेयर है, तो अगर पूरे की लेंथ 3.4 नैनोमीटर है, तो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0.34 नैनोमीटर। भाई 10 ही तो है, तो 10 से डिवाइड कर दो, तो आपको कंसेक्यूटिव बेस पेयर की डिस्टेंस भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें मैंने आपको बताई कि एक पिच क्या होता है, पिच होता है जिसमें 10 बेस पेयर होते हैं, उसकी लेंथ कितनी होगी 3.4 नैनोमीटर, और दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहां पे, जहां पे देखिए ये एक वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, दिस इज वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक, और ये है, ये भी वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों जुड़ते हैं। अभी जैसा मैंने आपको सारे रूल्स बताए कि अगर एडेनिन है, तो एडेनिन के सामने हर बार कौन आएगा, थाइमिन, और उस वो किससे जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब चाहे टी इधर आए चाहे टी इधर आए, उससे कोई मतलब नहीं है। टी के बाद साथ हर बार कौन जुड़ता है, ए जुड़ता है, डबल बॉन्ड। जी के साथ कौन जुड़ता है, सी, उसके बीच में क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड। सी के सामने जी, बीच में कौन, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से हमारे पास जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, टू स्ट्रैंडेड, अब यहां पे क्या हो गया, ये वन स्ट्रैंड है और ये वन स्ट्रैंड है, तो ये क्या हो गया, टू स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो हमारा डीएनए क्या होता है, टू स्ट्रैंडेड होता है, टू स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड का बना होता है, एक डीएनए हमारा दो स्ट्रैंड का बना होता है। अब एक चीज आपको और समझनी है, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। मतलब कि जैसे इसको जब हम कॉइल करते हैं, ठीक है, कॉइल करते हैं, तो एक बेस पेयर पे दूसरा बेस पेयर ऐसे चढ़ा रहता है, स्टैक्स ओवर द अदर डबल हेलिक्स। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्म्स द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये कॉइल्ड होने के भी फायदे हैं, जैसे होता है ना निचोड़ा ऐसे कॉइल्ड रहता है, कॉइल से क्या होता है कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऐसे जुड़े हुए हैं, लेकिन एक नाइट्रोजनस बेस जब ऐसे कॉइल्ड होता है ना, एक के ऊपर एक भी आ जाता है अच्छे से, तो उसकी वजह से भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से इस डीएनए की जो स्टेबिलिटी है वो और अच्छे से बढ़ जाती है। ठीक है, और अच्छे से बढ़ जाती है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे सारे टॉपिक्स को। मैंने आपको पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बताया और एक एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ के भी बताया, और फाइनली हम लोग यहां तक पहुंच गए कि एक पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं जल्दी से। नाइट्रोजनस बेस एडेनिन हर बार किससे जुड़ेगा, थाइमिन के साथ। गुआनिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ। जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होगा हर बार। ठीक है, ये दो दो चीज आपको याद रखनी है। जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। अगर क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि एडेनिन 30% है, तो थाइमिन भी क्या होगा, 30% है। अगर आपसे कहा गया कि गुआनिन 40% है, तो हमारे पास जो साइटोसिन होगा वो भी क्या होगा, 40% होगा। तो पहला चीज आपको यह भी याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, किसका डिफरेंस है, फोस्फेट ग्रुप का डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, राइबो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, और उसमें अगर फोस्फेट लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ता है मैंने आपको ये भी बताया, और एक स्ट्रैंड तैयार करते हैं। उसी तरह हम दूसरा स्ट्रैंड तैयार करते हैं, लेकिन दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। अगर एक 3 to 5 है, दूसरा 5 to 3 होगा। तो आई होप हमारा ये पहला वीडियो कंप्लीट हुआ, और आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि अगर कोई आपको डाउट रह गया है तो मैं जरूर क्लियर करूंगा, और मिलते हैं आप अगली वीडियो में। थैंक यू।